पृथ्वी के चारों ओर हजारों सैटेलाइट उड़ रहे हैं। कुछ कम्युनिकेशन और जीपीएस के लिए जरूरी हैं, अन्य मौसम और जलवायु परिवर्तन को मॉनिटर करते हैं। 2009 में इनमें से एक सैटेलाइट हमारे ग्रह की परिक्रमा कर रहा था और पृथ्वी की सतह से रिफ्लेक्ट होने वाली वेव्स को स्कैन कर रहा था। सैटेलाइट पृथ्वी से आने वाले कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में बदलाव की तलाश कर रहा था, लेकिन इसे कुछ और मिला, कुछ ऐसा जिसने पृथ्वी के इकोसिस्टम के अध्ययन के सिद्धांत को पूरी तरह से बदल दिया। वेव का सोर्स पूरी तरह से अज्ञात था। वैज्ञानिक इन वेव्स के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सैटेलाइट के उपकरणों को उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून किया और पृथ्वी की ओर देखा। उस समय उन्होंने हमारे पूरे ग्रह के चारों ओर एक अजनबी लाल रोशनी दिखाई। कुछ जगहों पर वो रोशनी कमजोर थी तो कहीं पर तेज। पहले तो सभी को लगा कि ये पृथ्वी से रिफ्लेक्ट हो रही सूर्य की रोशनी है जो अनजान से रेड पार्टिकल्स पैदा कर रही है। हालांकि एनालिसिस से पता चला कि ग्लो का सोर्स हमारे ग्रह पर था और ये कभी भी सूर्य के वातावरण से नहीं आया था। इस ग्लो का कारण ह्यूमैनिटी हो सकती है, सिटी लाइट्स, एग्जॉस्ट फ्यूम्स या कुछ और। लेकिन एक बार फिर वैज्ञानिकों ने गलती कर दी। सबसे तेज लाल रोशनी ऐसी जगहों से आ रही थी जहां इंसान नहीं रहते थे। वहां आधुनिक सभ्यता के कोई निशान नहीं थे। पता चला है कि वे जगह पौधों से भरी हुई थी। सबसे तेज वेव्स अमेज़न जंगल, मध्य पश्चिमी अमेरिका के क्रॉपलैंड, उत्तरी सदाबहार जंगलों और अन्य हरे क्षेत्रों से आती हैं। हमारे प्लैनेट के इस रेड ग्लो का कारण समझने के लिए वैज्ञानिकों ने पौधों का फिर से अध्ययन करना शुरू किया। हर जीवित पेड़, पत्ती या घास का प्लेट कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है और जीवन के लिए जरूरी ऑक्सीजन पैदा करता है। पौधे ऐसा कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर सूर्य के प्रकाश को सोखने की अपनी क्षमता होती है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नई रिसर्च से पता चला है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान हर पौधा एक लाल चमक पैदा करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने ऊपर आने वाली पूरी धूप को नहीं सोखते हैं, वे इसका एक हिस्सा लाल चमक के रूप में वापस कर देते हैं और ये हिस्सा सूर्य से मिलने वाली कुल रोशनी का केवल 1% है। लाल रोशनी की इतनी छोटी मात्रा को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप दूर से लाखों पौधों को देखें तो ये वेव देखी जा सकती है। लेकिन फिर भी ऐसा खास डिवाइसेस की मदद से होता है। इस नई फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को क्लोरोफिल फ्लोरोसेंस कहा जाता है। ये एक बेहद बड़ी खोज है जो लोगों को प्रकृति की स्थिति को मॉनिटर करने में मदद करती है। पहले पेड़ों का रंग बदलने से हमें यह समझने में मदद मिलती थी कि जंगलों में कुछ गड़बड़ है। उदाहरण के लिए अगर कोई पेड़ पीला पड़ जाता है तो शायद वो स्वस्थ नहीं है, और अगर हम सैटेलाइट्स के जरिए पौधों की स्थिति देख सकते थे। लेकिन इस तरीके के कई अपवाद हैं। पतझड़ के मौसम में कई क्षेत्रों में लगभग सभी पेड़ पीले पड़ जाते हैं और उनके पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन किसी भी मामले में ये मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत असरदार नहीं है। अगर हम एक बीमार पेड़ को इसलिए देखते हैं क्योंकि उसके पत्ते पीले पड़ गए हैं तो उसे ठीक करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी होती है। लाल रोशनी में कोई भी बदलाव पत्ती का रंग बदलने से पहले ही वेजिटेशन में होने वाली समस्याओं के बारे में बता देता है और इससे समय पर मदद की जा सकती है। सैटेलाइट्स की मदद से लोग अब प्लैनेट की समस्या वाले क्षेत्रों को देख सकते हैं। इसके अलावा लाल रोशनी से ये समझने में मदद मिलती है कि पेड़ कितनी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। हम पौधों में समस्या होने से पहले ही उसके बारे में जान सकते हैं। ये रोशनी सीवीड और फाइटोप्लैंक्टन से भी आती है। वायुमंडल में 50% से ज्यादा ऑक्सीजन महासागरों से आती है। सैद्धांतिक रूप से अन्य ग्रहों को स्कैन कर वहां लाल रोशनी को तलाशा जा सकता है, जिससे ये समझने में मदद होगी कि कौन सा ग्रह रहने के काबिल है। लाल चमक केवल हमारे ग्रह से नहीं आती है। आउटर स्पेस की गहराई में टेलीस्कोप के जरिए आप हॉर्स हेड नेबुला देख सकते हैं, जो ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ये ओरियन नक्षत्र में स्थित है। ये घोड़े के पीछे उठे हुए सिर के जैसा दिखता है, इसीलिए ऐसे लोग इस नाम से पुकारते हैं। इस नेबुला को पहली बार 1880 में खोजा गया था। अंतरिक्ष में विशाल भाग एक गहरे लाल रंग से भरा है। ये सुंदर रोशनी इसलिए आती है क्योंकि नेबुला के अंदर कई बड़े शक्तिशाली नीले तारे हैं। उनकी एनर्जी ब्रह्मांड में सबसे आम पदार्थों में से एक हाइड्रोजन द्वारा सोख ली जाती है। हाइड्रोजन एटम्स को इन शक्तिशाली तारों से इतना ज्यादा चार्ज मिलता है कि जब वे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं तो वे लाल रोशनी छोड़ते हैं। जरा सोचिए, अगर हमारे सोलर सिस्टम के पास कोई बहुत ही पावरफुल तारा चल रहा हो, या अगर हमारा ग्रह हॉर्स हेड नेबुला में स्थित हो, शायद हम लाल रोशनी को नोटिस नहीं कर सकेंगे।
शायद हम लाल रोशनी को नोटिस नहीं करेंगे, इसलिए हम इस रोशनी के अंदर ही रहेंगे। हजारों प्रकाश वर्ष दूर होने के कारण हम खूबसूरत रंग बिरंगी नेबुला को केवल किनारे से देख सकते हैं। चलो वापस अपने प्लैनेट पर चलते हैं। वैसे पृथ्वी के चारों ओर एक अनोखी रोशनी है। ऐसा लगता है जैसे ये धड़कते हुए, छिलमिलाते हुए लगातार अपना आकार बदल रही हो। अगर आप हमारे ग्रह को खास डिवाइसेस से देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये एक असमान से बुलबुले के अंदर स्थित है। इस बुलबुले की परत काफी मोटी होती है। ये प्लैनेट की सतह से ऊपर 80 से 640 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर हमारे प्लैनेट को कवर करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसी ग्लो के अंदर उड़ता है। पृथ्वी के आसपास की लगभग सभी सैटेलाइट्स भी इसी जोन में। इसे आयनोस्फीयर कहते हैं। ये कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को चलाने में मदद करता है। ये रेडियो सिग्नल और जीपीएस को हमारे मोबाइल फोन तक पहुंचने में मदद करता है। आयनोस्फीयर चार्ज पार्टिकल्स की एक परत है जो वायुमंडल की ऊपरी परतों को स्पेस से अलग करती है। सरल शब्दों में ये हमारे ग्रह का किनारा है। ये वैक्यूम और स्थान के बीच की सीमा है जहां हम सांस ले सकते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के चारों ओर की गैसों से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए ये गैसें चार्ज पार्टिकल्स बन जाती हैं। ये तैरते हुए चार्ज पार्टिकल्स मिलकर आयनोस्फीयर बनाते हैं। हमारा ग्रह अपने एक्सिस पर घूमता रहता है और सूर्य का प्रकाश भी एक जैसा नहीं रहता, इसलिए लगातार अपना साइज और आकार बदलते रहते हैं। रात की तुलना में दिन के दौरान आयनोस्फीयर बड़ा होता है। इसी वजह से ऐसा लगता है जैसे ये धड़क रहा हो और अलग अलग दिशा में जा रहा हो। इस अस्थिरता के कारण ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइट्स का जीवन कम हो जाता है और अक्सर वे अपना काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन में भी मदद करता है। रेडियो सिग्नल और जीपीएस इससे होकर गुजरते हैं। चार्ज पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट होकर हमारे फोन और नेविगेशन डिवाइसेस तक पहुंच जाते हैं। पृथ्वी न केवल चमक रही है बल्कि धड़क भी रही है। एक अनजान सी धड़कन ग्रह की सतह या गहराई से आ रही है। ये धड़कन हर 26 सेकंड में खुद को दोहराती है और कभी नहीं रुकती। एक समय पर तो ये इंसान के दिल जैसी लगती है। ये लगभग छाती के बीच में से काम कर रहा है। पृथ्वी की धड़कन ग्रह के केंद्र इक्वेटर से आती है, लेकिन इसके सोर्स की एकदम सही जगह का पता नहीं चल पाया। 1960 के दशक में अमेरिका में भूकंप विज्ञानियों ने माइक्रोसीज्म नाम की पल्स की खोज की थी। 50 से ज्यादा साल बीत चुके हैं, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में नहीं जान पाए। ऐसा लगता है जैसे हमारे ग्रह की क्रस्ट के अंदर एक दिल छिपा है। रिसर्च के अनुसार ये दिल अटलांटिक महासागर के दक्षिणी या भूमध्य रेखीय भाग में गल्फ ऑफ गिनी में स्थित हो सकता है, जिसे बाइट ऑफ बॉनी कहा जाता है। हर सर्दी में धड़कन बढ़ जाती है, लेकिन फिर ये कमजोर भी हो जाती है। वैज्ञानिकों ने इस जगह पर खोज शुरू की और ये थ्योरी भी दी कि समुद्र इस धड़कन को पैदा करता है। लहरें सतह को पार करती हैं और ग्रह के कॉन्टिनेंटल शेल्फ से टकराती हैं। इस टक्कर से समुद्र तल का आकार बिगड़ जाता है। किसी भी फ्लैट सरफेस पर चोट करना भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। किसी भी फ्लैट से हथौड़े को मारें और आप उसके जरिए वैसा ही वाइब्रेशन महसूस करेंगे। समुद्र तट से टकराने वाली लहरें भी ऐसी ही बीट्स पैदा करती हैं। केवल इक्वेटर पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वेव्स हैं। तो इक्वेटर पर ही माइक्रोसीज्म क्यों होता है? क्योंकि इसी जगह पर सूर्य हमारे ग्रह को सबसे ज्यादा गर्म करता है। सोलर एनर्जी तूफानों और हवाओं को बढ़ाती है और समुद्री धाराओं को भी तेज करती है। इसके अलावा 1980 में भूवैज्ञानिकों ने पता लगाया कि तूफान के दौरान जब लहरें तट से टकराती हैं तो माइक्रोसीज्म बहुत तेज वाइब्रेशन करता है। हर वैज्ञानिक इस सिद्धांत से सहमत नहीं है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि सीस्मिक और वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण ग्रह में धड़कन होती है और बाइट ऑफ बॉनी के एक द्वीप पर भी एक ज्वालामुखी है। धड़कन जहां पैदा होती है वो जगह ज्वालामुखी के पास ही है, लेकिन आगे जांच से पता चला है कि गिनी की खाड़ी की सभी जगहों में माइक्रोसीज्म पाया जा सकता है। वैज्ञानिक अभी भी किसी भी परिकल्पना को साबित नहीं कर पाए हैं।